प्रेसिडेंट ऑफ पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जो आज हमारे बीच शामिल नहीं हो पाए, श्रीमान हेमंत जैन जी, मंच पर उपस्थित मेरे अच्छे मित्र डॉक्टर रंजीत मेहता जी, सीईओ सेक्रेटरी जनरल पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, श्री पवन अरोड़ा जी, चेयरमैन इनडायरेक्ट टैक्सेस कमेटी ऑफ पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स, श्री तुषार अग्रवाल जी, को चेयर, संदीप गर्ग जी, को चेयर, बबीता शर्मा जी, डायरेक्टर पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स, और शालिनी शर्मा जी। सबसे पहले तो इस शुभ अवसर पर जब जीएसटी 2.0 लागू हुआ है और नवरात्र के भी पर्व के बीच में हम लोग हैं, कल से ही नवरात्र का भी प्रारंभ हुआ है, आप लोगों ने जीएसटी 2.0 पर ये जो कॉन्क्लेव, या मैं यूँ कहूँ विचारों का महाकुंभ या महामंथन आयोजित किया है, और इतने बड़े महानुभावों के बीच आपने मुझे भी यहाँ पर आमंत्रित किया है। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा और आभार प्रकट करता हूँ कि आपने ये समझा कि मैं भी काबिल हूँ कि इतने बड़े बड़े धुरंधरों के बीच में मैं अपनी कुछ बातें रख सकता हूँ। कल से ही जैसे मैं बता रहा था, देश में नवरात्र का शुभारंभ हुआ है और अब अगले 1 महीने तक पूरा देश उत्सव और उत्साह के माहौल में रहेगा। लगातार एक के बाद एक पर्व हमारे बीच में आते रहेंगे। नवरात्र के बाद दशहरा, दशहरे के बाद दिवाली, दिवाली के बाद छठी मैया की पूजा भी है। और इसी बीच में कल ही से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक और उत्सव या त्योहार की घोषणा की है, जिसका नाम है जीएसटी 2.0 बचत उत्सव। एक तरफ तो पूरा देश इसी उत्सव और उत्साह के माहौल में है, हाँ कुछ लोग मातम के माहौल में हैं। नाम लिए बिना ही लोग समझ जाते हैं कि पूरा देश वैसे उत्साह के माहौल में है, उत्सव के माहौल में है, और कुछ लोग मातम के माहौल में हैं। पर क्या करें, देश में अब जनमत और जनता की चलती है, तो जनमत के उत्साह का तो यहाँ पे सभी को खुशी है। अब जनपद में मातम मना रहे हैं कुछ लोग, उसके लिए किसी को कोई चिंता नहीं है। जनमत जनपद पर भारी पड़ता है। देखिए, आज वास्तव में देखा जाए तो जीएसटी 2.0 ये एक गुड एंड सिंपल टैक्स बन चुका है, और अगर इसको और एक तरीके से परिभाषित करना है तो जीएसटी को हम कह सकते हैं, जीएसटी 2.0 के बाद ग्रोस सेविंग्स और टैक्स लो। इसका जो मेन निष्कर्ष निकल कर आता है वो यही है कि जीएसटी 2.0 से जो आम आदमी है, कॉमन मैन है, उसका रोटी, कपड़ा, मकान, दवाई, दुकान, सब कुछ सस्ता होने जा रहा है। और पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स ने जीएसटी 2.0 का कॉन्क्लेव रखकर बहुत अच्छी चीज की है, क्योंकि अगर आप गहराई से देखेंगे पीएचडी का जो लोगो, अगर आप देखो ऊपर वाला लोगो, एस्टैब्लिश 1905, तो पीएचडी का मतलब जो है, अब ध्यान से देखिए, भगवे में लिखा है पी फॉर प्रोग्रेस, सफेद में लिखा है एच फॉर हार्मनी, और ग्रीन में लिखा है डी फॉर डेवलपमेंट। और जीएसटी 2.0 का भी लक्ष्य यही है, प्रोग्रेस, हार्मनी और डेवलपमेंट। तो मुझे नहीं लगता कि पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स से ज्यादा कोई जीएसटी 2.0 को समझ भी सकता है। और इसके ऊपर आप लोगों ने कॉन्क्लेव की ये जो इनिशिएटिव ली है, मुझे लगता है सबसे उपयुक्त है। अभी पवन जी और उनसे पहले जो वक्ता है वो एक घटना के बारे में बता रहे थे। मित्रों, आप लोग तो जो मुझे दिखाई दे रहा है यहां पर सब, क्या जेनजी है क्या? वैसे हम लोगों को जेनजी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। अभी डूसू से लेकर एचसीयू में जेनजी ने किसके साथ समर्थन करने का काम किया है, यह देश देख ही रहा है। अब जेन जी भी तो हमारे साथ ही है। हाँ, जेन डी, जेनरेशन डायनेस्टी, इनके साथ जेनजी नहीं है। तो यहां पर जेनजी के कई बच्चे बैठे हैं, कुछ एक आध मिलेनियल भी होंगे मेरी तरह।
आप लोग तो बूमर की कैटेगरी में हैं। तो ऐसा है कि आप लोगों को शायद पता नहीं होगा कि 2017 से पहले और 2014 से पहले ही अगर देखें तो इस देश में टैक्सेस का एक मकड़ जाल था। एक ही प्रोडक्ट, एक ही वस्तु पर, एक ही चीज पर स्टेट बाय स्टेट अलग अलग टैक्सेस थे। अभी बता रहे थे कोई 17 टैक्सेस थे, वो सब्ज्यूम हुए। अलग अलग टैक्सेस, मतलब एक सीमा छोड़कर दूसरे सीमा में जाओ प्रदेश की तो मानो कि एक नए कंट्री में एंटर कर रहे हैं। टोल्स, टैक्स, ऑक्ट्रॉय, चेक पॉइंट्स, अलग अलग कॉम्प्लिकेशंस। बिजनेस करना बहुत मुश्किल था। और इसीलिए जो उन्होंने घटना बताई है, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री जी ने भी किया है, संडे को उन्होंने जब राष्ट्र के नाम संदेश दिया, तो एक फ्रेंच अखबार है, अब मुझे प्रोनाउंसिएशन तो इसका ठीक से नहीं है, ले एको ऐसे नाम का पेपर है वो, उन्होंने ये घटना के बारे में बताया था कि कैसे एक कंपनी जब बेंगलुरु से हैदराबाद मात्र 500-550 किलोमीटर दूर कोई अपनी प्रोडक्ट भेजना चाह रही थी, तो उनके लिए ज्यादा सहूलियत यह थी कि वो प्रोडक्ट बेंगलुरु से यूरोप भेजे और फिर यूरोप से वो हैदराबाद आए। इस प्रकार के मकड़ जाल में, टैक्सेस के जंजाल में हमको जकड़ कर रखने का काम भारत की एंटरप्रेन्योरियल शक्ति को, भारत की प्राइवेट सेक्टर की शक्ति को जकड़ कर रखने का महापाप किया गया था। वन नेशन डिफरेंट टैक्सेस। वहां से हमारी जब यात्रा शुरू हुई 8 वर्ष पहले, तो हमने यह तय किया कि अब समय आ चुका है कि इस देश में वन नेशन वन टैक्स होना चाहिए। और शुरुआती दौर में वन नेशन वन टैक्स में भी, क्योंकि इतने अलग अलग रेट्स थे, सारे स्टेट्स को ऑनबोर्ड लाना था, संवैधानिक व्यवस्थाएं बदलनी थी, स्टेट्स का भी जीएसटी में बड़ा से होता है। हम एक पूरी तरह से तो फेडरल स्ट्रक्चर नहीं है, परंतु हम एक क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर है। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की भावना को आगे करते हुए, सभी स्टेट्स में समन्वय बैठाते हुए, हमने जीएसटी को लागू तो किया, पर 4 रेट्स के साथ लागू किया। और यह बात ठीक भी लगती है उस समय के हिसाब से। भाई, मर्सिडीज और मिल्क एक रेट पे तो नहीं हो सकते। तो हमारे ओरिजिनल जीएसटी में जो 8 वर्ष पूर्व हमने जिसको लागू किया था, वो एक टैक्स तो एक ही था, सारे टैक्सेस समाप्त होकर जीएसटी पे आ गए हम लोग, पर स्लैब 4 थे। एक स्लैब था 5% का, एक था 12%, एक 18%, एक 28%। अब जो हमने जीएसटी 2.0, जिसको हम कह रहे हैं नेक्स्ट जेन रिफॉर्म्स लाने का काम किया है, जो कल से इस देश में लागू हुआ है, जैसे ही सूर्योदय हुआ, और कल प्रधानमंत्री जी अरुणाचल प्रदेश में थे, आपको याद होगा शायद, अरुणाचल प्रदेश में पहली किरण पड़ती है भारत में सूर्य की। तो अरुणाचल प्रदेश, जहां से सूर्य की पहली किरण भारत में पड़ती है, वहां से सूर्योदय होते ही जीएसटी 2.0 लागू हुआ, जिसमें अब 4 स्लैब नहीं, बिल्कुल खत्म हो गया है, केवल 2 स्लैब रहेंगे, एक 5% का और एक 18% का। लॉजिकली अगर आप देखें तो क्या हुआ है इससे, जो भी 12% में गुड्स थे, 99%, वो 5% में आ गए। 12% से 5% में आए तो चीजें सस्ती हुई महंगी हुई? अरे जोर से बोलो, सस्ती हुई है। खुश नहीं हो क्या? फिर से 12 में डाल दे तो जोर से बोलो, सस्ती हुई महंगी हुई? और जो 28% में था, उसमें से भी 90-95% जो चीजें वो 18% में आई, तो यहां पे भी सस्ती हुई। अगर आप एनालिसिस करो तो ऐसे 400-500 डायरेक्ट प्रोडक्ट्स में आपको बता सकता हूं, 1 बाय 1 लिस्ट में, जिसकी टैक्सेशन रेट कंपेयर टू इवन जीएसटी 1.0 कम हुई है, और प्री जीएसटी से तो बहुत ही कम हुई है। प्री जीएसटी में तो हर स्टेट अपने हिसाब से चार्ज कर रहा था। तो इसका मतलब क्या हुआ? कॉमन मैन के लिए क्या सबसे जरूरी है? रोटी, कपड़ा, मकान, ये सस्ता हो गया। सीमेंट सस्ता हुआ है भाई, खाने पीने की चीजें सस्ती हुई है, डेयरी आइटम सस्ती हुई है, डेली कंजम्पशन की आइटम्स, साबुन, सोप, शैम्पू, तेल, ये सारी चीजें सस्ती हुई है। उसके बाद जो हम लोग आजकल बहुत ज्यादा यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, चाहे मोबाइल फोन हो, बाकी डिजिटल गैजेट्स हो, वो सस्ते हुए हैं। अब पहली गाड़ी लेना चाहते हैं, छोटी गाड़ी होगी, सस्ती हुई है। पहला घर बनवाना चाहते हैं, सीमेंट पेंट सस्ता हुआ है, तो आपके लिए आसानी है। उसके बाद आप देखिए कि हेल्थ से रिलेटेड
वैसे भी हेल्थ से रिलेटेड इस देश में एक लंबी यात्रा हमने तय की है। आयुष्मान भारत कवर आज 50 करोड़ लोगों को मिलता है, 5 लाख का कैशलेस उनको एक हेल्थ कवर, एक यूनिवर्सल हेल्थ कवर मिलता ही है। और जन औषधि केंद्र भी इस देश में 15,000 से ज़्यादा खोले गए हैं, जहां पर आपको जेनेरिक ड्रग्स, मतलब ब्रांडेड नहीं है, सिर्फ वो कंपोनेंट से बनते हैं वो ड्रग्स, वो 90% डिस्काउंट पे मिलते हैं। और अब तो 70 साल की उम्र से जो भी हमारे जो बुजुर्ग है, बिना कोई क्लास देखे, बीपीएल है या कोई भी क्लास है, उन सभी लोगों को आयुष्मान का फ्री हेल्थ कवर मिलता है। तो हेल्थ में तो हमने लंबी यात्रा तय की ही थी, पर उसके बाद भी 33 ऐसे इंपॉर्टेंट ड्रग्स है, कैंसर, लाइफ सेविंग ड्रग्स, जिस पर प्री जीएसटी एरा में तो बहुत ही टैक्स लगता था, उसको 0% पे लाने का काम किया है। डायग्नोस्टिक किट्स, जो कोविड में आपको पता है कि थर्मोमीटर से लेकर बाकी जो भी हमें, या डायबिटीज के लिए हमें जो चाहिए चीजें, इक्विपमेंट, उस पर भी जीएसटी जो है वो कम किया गया है, टैक्सेस कम किए गए हैं। एजुकेशन के मटेरियल पर भी टैक्स कम हुआ है। तो अगर आप मोटा मोटी कैलकुलेशन करेंगे, मैं घर पर बैठा था, कैलकुलेटर भी सस्ता हुआ है, तो कैलकुलेटर के साथ कैलकुलेट कर रहा था। अगर एक कॉमन मैन, क्योंकि देखो मैं आपको आंकड़ों के साथ बताना चाहता हूं, आपको पता होना चाहिए कि आपकी जेब में डायरेक्ट इंपैक्ट क्या हुआ है। एक कॉमन मैन की बात करूं, अब आप लोग तो बहुत संपन्न लोग हैं, यहां पे तो बैठे और भी संपन्न हैं, ये सब 40% वाले सिन टैक्स वाले गुड्स खरीदने वाले हैं नहीं खरीदना चाहिए। डीमेरिट वाले गुड्स जो है, कुछ गुड्स तो अवॉइड ही करना चाहिए, इसलिए उसमें डाला है ताकि हेल्थ के ऊपर उसका दुष्प्रभाव ना पड़े। बहरहाल, अगर एक कॉमन मैन के नजरिए से देखे तो जो कॉमन व्यक्ति, एक कॉमन परिवार अगर ग्रोसरीज के लिए 21 सितंबर तक 1 लाख रुपए खर्च कर रहा था, अब वो 22 सितंबर के बाद घटकर 92,000 होगा, तो 8,000 रुपए बचे। कितने बचे? जो व्यक्ति, कॉमन पर्सन, कॉमन फैमिली रोजमर्रा के जरूरी सामान के लिए 60,000 रुपए खर्च कर रहा था 21 सितंबर तक, अब 22 सितंबर के बाद उसका खर्चा 54,000 हो जाएगा। कितने बच्चे? सब मैथ्स के अच्छे स्टूडेंट है, सीए है सब। कपड़े और जूते पे जो 50,000 खर्च कर रहा था, अब उसकी औसतन जो उसका खर्च है 22 सितंबर के बाद वो 45,000 हो जाएगा। कितने बच्चे? जो स्वास्थ्य और बीमा पर अगर परिवार खर्च कर रहा था 90,000, उसकी डायरेक्टली सेविंग जो है वो 76,000, अब 76,300 रुपीज में उसको मिलेगा, तो बचत हुई 13,700 रुपए की। कितनी बचत हुई? जो दवाइयों पे हम लोग 36,000, 40,000 खर्चा कर रहे थे, अब वो घटकर 22 सितंबर से हो जाएगी लगभग 33,000, तो मतलब सेविंग कितने हो गए? 7,000। स्टेशनरी पर जो 24-25 हजार रुपए खर्च कर रहे थे, वो घटकर अभी 22,000 हो जाएगा, तो वहां पर भी 2-3 हजार की सेविंग। तो अगर इसको पूरी तरह से कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे एक कॉमन पर्सन की फैमिली में 22 सितंबर से 45 से 50 हजार की सेविंग होने वाली है। और इकोनॉमिक्स से यहां पे स्टूडेंट्स है क्या? कोई स्टूडेंट्स है इकोनॉमिक्स के? कितने हैं? इकोनॉमिक्स में इसको कहते हैं वर्चुअस साइकिल। अगर आप टैक्स कम करते हो किसी चीज पर, तो लोगों के हाथ में पैसा बचता है। जब लोगों के हाथ में पैसा बचता है, तो मान लीजिए कि वो कल 1 शैम्पू कंज्यूम कर रहा था, अब उसकी जो कैपेसिटी है 2 शैम्पू कंज्यूम करने की हो जाती है, या वो ज्यादा कंज्यूम कर सकता है, या कोई ऐसे आइटम्स जो पहले कंज्यूम नहीं कर रहा था वो उसके कंजम्पशन के लिए थोड़ा और स्पेंड कर सकता है। अब वो स्पेंड करेगा, मतलब डिमांड बढ़ेगी मार्केट में, तो डिमांड को फुलफिल करने के लिए जो मैन्युफैक्चरर है वो अपनी प्रोडक्शन बढ़ाएगा। प्रोडक्शन बढ़ाएगा तो कोई रोम से तो आएगा नहीं, एंजल्स तो आएंगे नहीं उसको बनाने के लिए, तो जाहिर सी बात है कि प्रोडक्शन बढ़ाएगा, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाएगा, भारत में बनाएगा, और भारत के पसीने के लिए ही भारत का पैसा खर्च करना है, तो जाहिर सी बात है कि एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी। और एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी मतलब कि किसी की जेब में पहले कुछ जा नहीं रहा था, उसके पास जॉब नहीं था, आज वो जॉब आ जाएगी उसके पास, और उसके पास पैसे जाएंगे तो कोई और चीज खरीदेगा, उस पर वो जीएसटी देगा, तो जीएसटी का वो जो टैक्स बेस है वो वाइड होता जाएगा, इनडायरेक्ट टैक्स का। तो ये वर्चुअस साइकिल जो है इकोनॉमी की, ये किक ऑफ होती है। इससे जीएसटी से किस प्रकार से कंजम्पशन को इंजेक्ट करने से मार्केट में पूरी इकोनॉमी में एक गति आती है, एक तीव्रता आती है, वो सामने आपके है। किसानों के लिए भी हमने यहां पे बहुत बड़ा काम किया है।
किसानों के लिए भी हमने जिस प्रकार से एमएसपी बढ़ाकर देना हो, किसानों को किसान सम्मान निधि देना हो, किसानों की इनपुट कॉस्ट कम हो, इसकी चिंता लगातार हर सरकार करती है और हमने और भी चिंता की है। पर अभी किसानों के लिए जो सबसे ज्यादा फायदेमंद चीज होगी वो ये होगी कि एक तो उसके जो इनपुट्स है, चाहे वो ट्रैक्टर हो, चाहे वो इरिगेशन के लिए इक्विपमेंट हो, चाहे वो फर्टिलाइजर हो, खास करके ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हो, या जो उसके लिए और भी आवश्यक चीजें हैं किसानी के लिए, उन सब पर जीएसटी को मिनिमल रेट्स पर लाया गया है। ट्रैक्टर पे एक समय पर मान लीजिए 10 लाख का ट्रैक्टर है, आज वो खरीदता है वही ट्रैक्टर, तो उसके पास सीधे सीधे 60-70 हजार की सेविंग हो जाएगी। तो ये पैसा किसानों के हाथ में बचेगा। और दूसरी तरफ आप देखिए कि जो प्रोडक्ट्स है किसानों के, डेयरी प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा, उस पर भी जीएसटी कम करने का मतलब यह हुआ कि कंज्यूमर के लिए भी सस्ता होगा और उसके प्रोडक्ट्स की जो है खपत मार्केट में बढ़ेगी। तो किसानों की भी आय किस प्रकार से, केवल कंज्यूमर नहीं, कंज्यूमर के साथ साथ किसानों की भी आय की चिंता इस जीएसटी 2.0 में होती है। आप में से कई जो लोग हैं अपनी पहली गाड़ी लेना चाहेंगे, 1500 सीसी से कम की गाड़ी होगी तो उसमें डायरेक्टली 1.2 लाख की बचत होगी। पहली बाइक लेना चाहेंगे, स्कूटर लेना चाहेंगे तो 350 सीसी से कम होगी तो 22,000 की सेविंग होगी। जो कोई पहला बड़ा टीवी 32 इंच वाला लेना चाहेगा तो उस पर अभी 18% जीएसटी, तो वहां पे 3,500-4 हजार की बचत होगी। एयर कंडीशन लेना चाहेगा तो वहां पे 2,500 की बचत होगी। और मैं अभी आते आते पढ़ रहा था, कल मतलब पहले दिन पर जब से जीएसटी 2.0 लागू हुआ है, नवरात्र के पहले दिन पर मां शैलपुत्री की हम पूजा करते हैं, उस दिन पर जीएसटी लागू होने के बाद मारुति सुजुकी ने अपने 15 या 20 सालों में सबसे ज्यादा सेल मतलब 30,000 यूनिट्स एक दिन में बेचने का काम किया है और उसके पास 80,000 की रिक्वेस्ट आई है। हुंडई कंपनी ने 11,000 व्हीकल्स कल बेचे। हायर कंपनी ने, जो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में है, उन्होंने भी 15 से 20% इंक्रीज नोट किया है अपने सेल्स में। उसी प्रकार से और भी जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज है उन्होंने भी इसी प्रकार से 15 to 20% की ग्रोथ जो है एक दिन में हुई है, ये उन्होंने बताया है कंपेयर्ड टू द वीक बिफोर, द मंडे बिफोर दैट। Amazon और फ्लिपकार्ट पे भी अगर आप देखेंगे तो ट्रैफिक जो है, ऑनलाइन ट्रैफिक, वो बड़ी गति से बढ़ा है। मित्रों, ये बहुत जरूरी है कि अगर हम जीएसटी इरा में नहीं होते, अगर जीएसटी 2.0 लागू नहीं होता, तो थोड़ा लॉजिकली सोचे। देखा, पवन जी ने अपनी लॉन्ड्री लिस्ट अपनी थमा दी, मैं उस पर भी आऊंगा पवन जी उस पर पवन जी ये नहीं बता पा रहे कि मोबाइल फोन अगर आप मनमोहन सिंह जी के जमाने में लेते तो 25% टैक्स भरते, आज 18% पे। पवन जी ये नहीं बता पा रहे कि टेलीविजन अगर लेते तो 30% टैक्स भरते, आज 18% पे। रेफ्रिजरेटर 28% भरते, आज 18% पे। दवाइयां 15%, 20% भरते, आज 5% पर है ज्यादातर दवाइयां। पवन जी सिनेमा हॉल जाते तो 40% होता। पॉपकॉर्न तो छोड़ दीजिए आप, पॉपकॉर्न के क्लासिफिकेशन छोड़ दीजिए आप, टिकट पे 40% एंटरटेनमेंट बढ़ते, आज वहां पे भी सस्ता हुआ है, 18% है। रेस्टोरेंट जाते फिर फिल्म के बाद, जाहिर सी बात है, ले जाना ही पड़ेगा आपको तो श्रीमती को। हम तो अलग सिंगल है, हम तो जा सकते बिना रेस्टोरेंट में 20-25% पड़ता, अब तो ज्यादातर रेस्टोरेंट 5%, कुछ रेस्टोरेंट जो जिसमें पवन जी जाते हैं वहां पे 18% है। कपड़े 15% थे, वो कम होके 5% पे आ जाएंगे। जूते 5% पे ज्यादातर, हम तो सस्ते जूते पहन लेते हैं। बाइसिकल 16% था, वो कम होकर 5% पे। सीमेंट पेंट 30% से 18% पे। शैम्पू सोप वगैरह पर्सनल हाइजीन के सामान भी 30% से घटकर अब कम हो चुका है। सैनिटरी नैपकिन, आपको पता है कि महिलाओं के हेल्थ के लिए, हाइजीन के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, सैनिटरी नैपकिन पर हम लोग 13% टैक्स ले रहे थे, 14% टैक्स ले रहे थे। आज जीएसटी 2.0 लागू होने के बाद सैनिटरी नैपकिन पर 1% भी टैक्स नहीं है, 0% टैक्स है। और यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो मित्रों, अगर
लार्जर स्केल पर देखा जाए, मैं किसी की टीका टिप्पणी मैं नहीं कर रहा हूं, पर हम लोग क्या है ना कि देखिए गाड़ी में अगर गाड़ी चलाते हैं हम लोग तो फ्रंट स्क्रीन एक ही है, रेयर व्यू तीन तीन है, आपने देखा है, दो साइड पे और एक ऊपर। ये रेयर व्यू क्यों देते हैं? रेयर व्यू इसलिए देते हैं कि अगर पीछे का नहीं देखोगे तो आगे क्या करना है वो समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए मैं पीछे इसलिए जा रहा हूं क्योंकि गाड़ी में भी तीन रेयर व्यू होते हैं। रेयर व्यू में भी देखना पड़ेगा कि कहां से हम चल पड़े हैं और अब कहां जा रहे हैं। और अगर पीछे रेयर व्यू में देखेंगे तो इनडायरेक्ट टैक्सेशन में पहले एक मल्टीपल टैक्स सिस्टम था, आज यूनिफाइड सिस्टम है 2017 से। टैक्स स्ट्रक्चर में पहले एक्साइज था, वैट था, सर्विस टैक्स था, फलाना टैक्स था, डिमकाना टैक्स था, आज केवल एक सिंगल डेस्टिनेशन बेस्ड जीएसटी है। टैक्स रेट्स की बात करें तो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग टैक्स रेट्स थे, आज हार्मोनाइज्ड रेट्स हो चुके हैं, 2 स्लैब है। अब कंप्लायंस की बात करें तो पहले सेपरेट फाइलिंग थी और वो भी मैन्युअल, आज अगर आप देखेंगे तो सिंगल ऑनलाइन पोर्टल है जीएसटीएन। आप इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात करेंगे तो पहले तो रिस्ट्रिक्टेड था और कैस्केडिंग टैक्स इफेक्ट था, और आज अगर आप बात करेंगे तो सीमलेस आईटीसी है और टैक्स ऑन टैक्स नहीं है। जो आपने बात की ब्लॉकिंग ऑफ कैपिटल और जो छोटे एमएसएमईज के लिए रिफंड की, उस पर मैं आपको बता दूं, जो मेरी बातचीत हुई है और ये शायद सार्वजनिक भी किया है फाइनेंस मिनिस्ट्री ने, कि जो पहले 60 दिन का प्रोसेसिंग टाइम था अब वो घटकर मात्र 7 दिन 7 डेज कर दिया है। 60 से 7 दिन प्रोसेसिंग टाइम कर दिया गया है। और इसके अलावा 90% आपको प्रोविजनल रिफंड मिल जाएगा और 10% जो है वो स्क्रूटिनी के बाद मिलेगा। तो मुझे तो लगता है कि जीएसटी 2.0 केवल रेट रैशनलाइजेशन तक सीमित नहीं है, इसमें इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को करेक्ट करने का भी फॉर्मूला है, इसमें क्विकर प्रोसेसिंग ऑफ रिफंड्स का भी फॉर्मूला है, इसमें टेक्नोलॉजी और डिजिटल का इस्तेमाल करते हुए इजियर रजिस्ट्रेशन, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का भी फॉर्मूला है। तो ये ओवरऑल, इसीलिए मैंने इसको कहा कि ये एक गुड एंड सिंपल टैक्स की तरफ हम बढ़ चुके हैं। जहां तक आपने इंश्योरेंस की भी बात की, तो सरकार का और जो जीएसटी काउंसिल वैसे डिसीजन जो होते हैं ये बहुत आसान है। अब मैंने कई पॉलिटिकल स्टेटमेंट सुने, आप इतने साल से लूट रहे थे आज छूट दे रहे हो। अरे साहब, जीएसटी में क्या नरेंद्र मोदी और निर्मला सीतारमन मिलकर, 2 लोग मिलकर फैसला करते क्या? एक जीएसटी काउंसिल होती है और जीएसटी काउंसिल में स्टेट्स का भी रिप्रेजेंटेशन होता है। तो जब आप आरोप लगाते हैं कि लूट रहे थे जीएसटी के माध्यम से, तो पहले तो आप बताइए कि प्री जीएसटी में फिर क्या थी? वो तो महालूट हो गई, तब तो ज्यादा रेट थे, मैंने अभी प्रूफ किया है। और अगर आपका आरोप है कि जीएसटी में लूटा जा रहा था, तो लूट कौन रहा था? फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ हिमाचल, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना, कौन लूट रहा था? मैं पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं कर रहा हूं, मैं जानता हूं आप लोगों को थोड़ा सा हिमाचल और कर्नाटक में भी जाना है। मैं तो कह रहा हूं कि भाई आज तो यह होना चाहिए था कि शहजाद पूनावाला के साथ साथ आप किसी कांग्रेस के और किसी पश्चिम बंगाल के टीएमसी के और डीएमके के भी प्रवक्ता को बुलाते, हम चारों लोग इसका क्रेडिट लेते। भाई हम सबकी कॉम्बाइंड एफर्ट से हुआ है, जीएसटी काउंसिल ने निर्णय लिया है, पर यहां पर कुछ लोग हेलबेंट है कि हम लोग जो है मोदी जी को ही हर चीज का क्रेडिट देना चाहते। दो देते रहो, हमें कौन सी दिक्कत है। एक मोदी का विरोध करते करते ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि जो चीज पे आपको आगे आके बोलना चाहिए कि ये हमारी वजह से हुआ, हमने इसमें सहयोग दिया, उसमें बोल रहे कि नहीं हमको तो ये पसंद नहीं आया। पर काउंसिल में सब लोग एग्री करते, एक भी निर्णय नहीं है। बैठे हुए सारे लोग पूछ लीजिए, आज तक का रिकॉर्ड है जीएसटी काउंसिल में एक भी डिसीजन बिना यूनानिमस होने के अलावा लिया ही नहीं गया है। वहां पे सहमति और फिर बाहर आकर विरोध। तो ये तो ठीक है, चलता रहता है, पॉलिटिक्स इसी को कहते हैं। इसीलिए जेन जी भी इनसे खफा है। मित्रों, मैं आखिरी में केवल एक बात समेशन में कहना चाहूंगा कि देखिए 9 दिन में हम लोग
माँ दुर्गा के 9 रूपों का हम लोग स्मरण करते हैं, सम्मान देते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। ये हमारी भारत की संस्कृति है, ये रिलीजन के ऊपर है, ये हमारी भारत की संस्कृति है। पहले दिन पर मतलब कल आपने देखा होगा कि माँ शैलपुत्री, जिसको पर्वतराज की पुत्री, हिमालय की पुत्री कहा जाता है, उनकी पहले दिन पर हम पूजा करते हैं। तो अगर उनका आप पिक्टोरल देखेंगे डिपिक्शन, शी इज द डॉटर ऑफ माउंटेन्स, और वो एक बैल पर सवार है। वो पहाड़ और बैल चिन्ह है स्टेबिलिटी का, स्थिरता का। 2014 में जब हमारी सरकार आई तो सबसे पहले हमारा जो लक्ष्य था कि भारत की अर्थव्यवस्था जो 11वें स्थान पर थी, पॉलिसी पैरालिसिस था, फंडामेंटल्स वीक नजर आ रहे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स पॉलिसी पैरालिसिस में लटके हुए, अटके हुए और भटके हुए थे। 40-40 साल के पुराने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट नहीं हो रहे थे। इस बेसिक ढांचे को स्टेबिलिटी देना था, यह हमारा पहला लक्ष्य था। तो इसीलिए हमने सबसे पहला कदम जो उठाया वो इस देश की नींव को, अर्थव्यवस्था की नींव को इंफ्रास्ट्रक्चर में 11 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर करके, इस देश की बैंकिंग सेक्टर को एनपीएस से मुक्त कराने की पूरी प्रक्रिया को शुरू करके, और इस देश की अर्थव्यवस्था को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए हमने कदम लिए। हाईवे बने, एयरपोर्ट बने, इंफ्रास्ट्रक्चर में रेलवेज के ऊपर कितना काम किया गया, ये सब आपके सामने है। दूसरे दिन मतलब आज आपने देखा होगा कि मां ब्रह्मचारिणी की हम पूजा करते हैं। मां ब्रह्मचारिणी सफेद साड़ी में और एकदम एसेटिक, ऑस्टियर और डिसिप्लिन्ड अवतार मानी जाती है मां का। तो हमें भी डिसिप्लिन इकोनॉमी में लाना था, और हमने फिस्कल डेफिसिट जो लगातार बढ़ता जा रहा था, इसको कंट्रोल करने के तरफ कुछ जो अनावश्यक खर्चे हैं उनको कटौती करना शुरू किया। एक समय था, एक प्रधानमंत्री कहते थे कि मैं 1 रुपया भेजता हूं तो 85 पैसा खा जाते, लीकेजेस थे। हमने डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जैम ट्रिनिटी के माध्यम से, जनधन आधार और मोबाइल के माध्यम से, जब हम लोगों ने डिजिटल तरीके से लोगों तक उनके लाभ पहुंचाना शुरू किया, तो 40 लाख करोड़ लोन तक उनके खाते में पहुंचे, उनके डायरेक्ट बैंक अकाउंट में पहुंचे। और जहां पर पहले 3-4 लाख करोड़ रुपया केवल लीकेजेस में वेस्ट हो जाता था, वो आज 0 पर आ चुका है। तो हमने डिसिप्लिन तरीके से इकोनॉमी को आगे बढ़ाया। एक समय था, आपको याद नहीं होगा, कि 12% तक हमारी इन्फ्लेशन रेट जाती थी। अभी कल लास्ट वीक का ही आप देख लीजिए, लास्ट मंथ का ही देख लीजिए, सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का, तो 2% पर हमारी इन्फ्लेशन है, जब पूरी दुनिया में हाई प्राइसेस का हाहाकार मचा हुआ है। तीसरे दिन पर हम मां चंद्रघंटा की पूजा करते हैं। मां चंद्रघंटा का अगर आप अवतार देखेंगे तो शेर पर सवार है, हाथ में तलवार है, कमल है, निर्भयता का प्रतीक है। और इसी समय पर हमने कुछ कठोर निर्णय, करेजियस निर्णय लिए। जीएसटी 1.0 को लागू करना, 1500 से ज्यादा जो पुराने दक्यानूसी कानून है उनको खत्म करना, 40,000 से ज्यादा कंप्लायंसेस के जंजाल को खत्म करना। और उस समय पर हम लोगों के ऊपर मजाक उड़ाया जाता था कि आप डिजिटल इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हो, ये यूपीआई कौन इस्तेमाल करेगा। हमने इकोनॉमी को कैश से डिजिटल की ओर पुश करने का निर्णय लिया। चौथे दिन पर हम मां कुष्मांडा, जो कि आदिशक्ति का स्वरूप है, 8 भुजाएं हैं, उनकी प्रार्थना पूजा करते हैं। मेक इन इंडिया की शुरुआत की गई, सृजन किया गया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए भी कदम उठाए गए। इससे ही स्टार्टअप्स, जो केवल 400 या 500 स्टार्टअप्स थे इस देश में, आज इस देश में 1.5 लाख से अधिक स्टार्टअप्स है। और कॉमन मैन को भी जो बेनिफिट देने की प्रक्रिया है वो आजकल की नहीं है। पहले इनकम टैक्स पर 2 लाख पर टैक्स लगता था, इनकम होती थी तो, आज उसको बढ़ाते 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 12 लाख तक इंसान को, भारत के नागरिक को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। यह राहत देने का काम किया ताकि मां कुष्मांडा के आशीर्वाद से हम क्रिएशन की ओर जा सके। 5वें दिन पर हम मां स्कंद माता की पूजा करते हैं। मां स्कंद माता के चित्रण को आप देखेंगे तो उनकी गोद में कार्तिकेय है और उनके हाथों में औजार भी है। मां की मातृत्व शक्ति का यह प्रतीक। और हमारी इकोनॉमी में ऐसे कई सारे लोग थे जिनको स्टेट की मातृत्व शक्ति की आवश्यकता थी। हमने प्रयास किया, 11 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला, 4 करोड़ लोगों के घर बनाए,
13 करोड़ लोगों के घर में नल से जल पहुंचा, जिससे कि समय बचा। वहां पे महिलाओं को, पुरुष प्रधान हम देश है तो महिलाओं को अक्सर पानी लाने के लिए जाना पड़ता था, पर आज वो महिलाएं अपना समय पानी लाने में बर्बाद नहीं करती, आईएएस और यूपीएससी और आर्म फोर्सेस के लिए तैयारी करती है। हमने टॉयलेट बनवाए जिससे कि स्कूल ड्रॉप आउट रेट कम हुए। हमने गरीबों को संभल दिया, मुद्रा लोन से जोड़ा ताकि वो अपने खुद के उद्योग को आगे बढ़ा सके। आयुष्मान कार्ड का कवर दिया, 50 करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट खोले ताकि डायरेक्टली उनके अकाउंट में पैसा बचे आए और उनको कोई मिडिल मैन की आवश्यकता ना पड़े। ये मातृत्व शक्ति का हमने परिचय दिया। छठे दिन पर मां कात्यायनी के साथ आपने देखा होगा कि उनके साहसी और तेज स्वरूप का आपको परिचय मिलता है। कोविड का समय आया पर हम रुके नहीं। कोविड में पूरी दुनिया को प्रभाव पड़ा, पर हमने अपनी तेज गति को नहीं छोड़ा और हमने पीएलआई स्कीम्स लॉन्च की। हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट मिले, इसके लिए प्रयास किया और आत्मनिर्भर होने की ओर हमने बड़े बड़े कदम उठाए। इसीलिए इस देश में जहां पर कोई वैक्सीन नहीं बनती थी, 30-30, 40-40 वर्षों तक हम फॉरेन वैक्सीन के लिए रुक जाते थे। पीपीई किट नहीं बनता था, आज इस देश में पीपीई किट भी बनते हैं, वैक्सीन भी अपनी बनती है, 200 करोड़ लोगों को हम टीका भी लगाते हैं और वैक्सीन मैत्री के तहत अनेकों देशों को करोड़ों वैक्सीन भी हम देते हैं। तो बानों की भारत केवल अपनी हेल्थ की चिंता नहीं, पूरे विश्व के हेल्थ की चिंता करने की स्थिति में पहुंचा। यह हमने मां कात्यायनी से सीखा। 7वें दिन पे काल रात्रि की हम आराधना करते हैं। काल रात्रि जो है वो अंधकार को मिटाने का काम करती है। मुश्किल घड़ियां आई, अभी भी मुश्किल घड़ियां हैं। दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे, यूक्रेन रशिया का युद्ध चल रहा है, हम पे दबाव है, सस्ता तेल मत खरीदो, हम पे दबाव है, अपने आर्थिक हितों से समझौता करो, पर हम किसी भी दबाव में ना झुके हैं ना कभी रुके हैं। कहते हैं ना, पुष्पा झुकेगा नहीं। हम किसी की तारीफ नहीं कर सकते केवल टैरिफ हटाने के लिए। हम अपने हितों का कोई सौदा नहीं कर सकते। और मैं तो पूछता हूं, जो लोग, कुछ लोग ट्रम्पेटियर बन जाते हैं, समझ गए, कुछ लोग ट्रम्पेटियर बन जाते हैं। ऐसा है कि जो हमें तेल खरीदने से नहीं रोक पाया, क्या वो हमारा ऑपरेशन सिंदूर रोक पाएगा? कतई नहीं रोक पाया। भारत कभी भी अपने फैसले किसी विदेशी ताकत के कहने पर नहीं लेता। भारत एक संप्रभु देश है और हम अपनी अखंडता और एकता को अक्षुण्ण रखने का काम करते हैं। चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर हो, चाहे वो तेल खरीदना हो, हम ना कभी झुकेंगे ना कभी समझौता करेंगे। ये नया भारत। ये टैरिफ से घबराना नहीं है। ये टैरिफ 50% टैरिफ हो, 40% हो, 30% हो, 25% हो, जो भी हो, यह 50% टैरिफ 100% प्रूफ है कि भारत की सेना ने पाकिस्तान की सेना को घर में घुसकर इतना जोर से पीटा है जितना जोर से हमने फील्ड पर नहीं पीटा है 2 दिन पहले, उससे भी ज्यादा जोर से पीटा। तो जो हाथों से प्लेन बना रहे थे ना, सही बना रहे थे, वो हाथों से प्लेन बना रहे थे और प्लेन क्रैश दिखा रहे थे। वहां पे उनके एयरबेस में हमने जाके जो किया है उसके दृश्य जाकर देख लो, कभी भूल नहीं पाएंगे ये रॉफ टाइप के लोग। 8वें दिन पर महागौरी, जो शांति, पवित्रता और प्रोग्रेस का प्रतीक है। अब जीएसटी 2.0 की तरफ हमारी इकोनॉमी बढ़ चुकी है और मैं आपको बता रहा था पहले ही दिन पर बम बम बोले किस प्रकार से हमारी अर्थव्यवस्था ने गति पकड़ी है। और आखिरी दिन पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना करते हैं। यह आखिरी स्वरूप है मां का, 9वां स्वरूप, जो हमें संपूर्णता और सिद्धियों से लैस करती है, हम पे सिद्धियां बरसाती हैं। और आप देखिए 11 वर्षों के इन अथक प्रयासों से आज भारत की अर्थव्यवस्था 11वें से चौथे स्थान पर पहुंची है और बहुत जल्द 3रे स्थान पर पहुंचने वाली है। आज भारत की अर्थव्यवस्था, कई सारे हमारे जेम्स बॉन्ड माना जाता था कुछ गवर्नर्स को आरबीआई के, वो कहते थे 5% से ज्यादा इकोनॉमी ग्रो नहीं कर पाएगी भारत की, यू विल बी लकी इफ यू ग्रो अबाव 5%।
आज 5% तो क्या, भारत की अर्थव्यवस्था पिछले क्वार्टर में 7.8% ग्रोथ रेट रजिस्टर करके फिर से एक बार फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बनी है, और फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हम लगातार पिछले 2 सालों से हैं। आज 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। आज हाईएस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट देश में आ रहा है। आज हमारा हाईएस्ट एक्सपोर्ट्स है। आज हमारा हाईएस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है। आज हमारा लोएस्ट एनपीए है। आज हमारा लोएस्ट रेट ऑफ इन्फ्लेशन है। ये सिद्धियां हैं जो हमने पिछले 11 वर्षों में मां के 9 स्वरूपों को अपने आर्थिक नीतियों में अपनाते हुए प्राप्त की है। और इसीलिए मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि 11 साल का अगर इस आकलन में 2 मिनट में मैं खत्म कर रहा हूं, 11 साल का अगर आकलन करेंगे तो आप पाएंगे कि भारत की एक ही नीति रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार की एक ही नीति रही है, नागरिक देवो भव, सिटीजन इज एट द सेंटर। हम जनमत को मानते हैं, हम जनमत के सामने नतमस्तक होते हैं, हम जनपद के सामने रिमोट कंट्रोल नहीं बनते। एक मॉडल था जनपद के सामने रिमोट कंट्रोल बनना, एक मॉडल है जनमत के सामने नतमस्तक होना। और ये सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस का अप्रोच जो है आप देख सकते हैं, चाहे वो जीएसटी हो या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, ईज ऑफ लिविंग हो, या इस देश में बहुत सारी चीजें सेल्फ अटेस्टेशन से लेकर डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ लॉज हो, हर जगह नागरिक कैसे, उसकी सुविधा कैसे बढ़े, इसकी चिंता करने का काम इस सरकार ने किया है। हम बिजनेस को लाइसेंस जाल में नहीं रख सकते। हम बिजनेस को लाइसेंस जाल से मुक्त कराना चाहते हैं। हम बिजनेस और एंटरप्रेन्योर्स को और देश के प्राइवेट सेक्टर को गालियां नहीं देते कि फलाना ग्रुप करप्ट है, फलाना ग्रुप करप्ट है। हम देश के उद्योगपति को और प्राइवेट सेक्टर को देश की विकसित भारत की यात्रा में पार्टनर मानते हैं, उनको हम प्रिजनर की तरह नहीं रखते हैं। हम देश में प्राइवेट सेक्टर का सम्मान करते हैं। हमारे लिए नागरिक देवो भव भी है और हमारे लिए व्यापारी देवो भव भी है, हमारे लिए उद्योग देवो भव भी है, क्योंकि इस देश में जो उद्योगपति होता है, इस देश में जो व्यापारी होता है, इस देश में जो बिजनेस एंटरप्रेन्योर होता है, इस देश में जो स्टार्टअप शुरू करता है और उसको यूनिकॉर्न बनाता है, इस देश की जनता के लिए वो कितना बड़ा योगदान विकास में और एम्प्लॉयमेंट में देता है, इनको भी मैं भारत की विकास यात्रा का पार्टनर मानता हूं, स्टेक होल्डर मानता हूं। और आखिरी में पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि चाहे सरकार हो या सिटीजन हो, बिजनेस हो या ब्यूरोक्रेसी हो, अगर कोई एक प्रोग्रेस, हार्मनी और डेवलपमेंट के सेतु को स्थापित कर रहा है तो वो है पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स। आज ये जो कॉन्क्लेव हो रहा है पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स का, इसे जिसे मैंने कहा है कि ये महामंथन हो रहा है, एक समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से अमृत निकला था। यहां पे भी जो महामंथन हो रहा है, जो महाकुंभ हो रहा है, इसमें से जो भी अमृत निकलेगा, पवन जी और आपकी पूरी टीम, निश्चित रूप से इसमें जो भी करने योग्य, सरकार के संज्ञान योग्य जो भी आप विषय उठाएंगे, इसको रिपोर्ट के माध्यम में प्रस्तुत करेंगे। एक भारतीय जनता पार्टी के केवल प्रवक्ता के रूप में नहीं, बल्कि एज ए जेन्युइन फ्रेंड, admirer and supporter of the Indian private sector and the PhD group and groups like PhD, मेरी जिम्मेदारी होगी कि यहां से जो भी अमृत निकलेगा उसको रिपोर्ट के माध्यम से भारत सरकार के सामने उसको पटल करना और उस पर जो भी कार्रवाई हो सकती है, जो भी कॉम्प्लिकेशंस है, जो भी लर्नड एक्सपीरियंसेस है, उसमें और भी कैसे सुधार आ सके, तो उसमें हम आपकी पार्टनरशिप को जरूर स्वीकारते हैं। और मुझे यहाँ पर फिर से एक बार बुलाने के लिए और आप लोगों का इतना ध्यानपूर्वक सुनने के लिए मैं फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय मां अम्बे।